नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। देश में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। जुमे के दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई बवाल हो ही जाता है। पिछले शुक्रवार को कानपुर में टेस्टिंग हुई और बीते शुक्रवार को यानी कल हर शहर को कानपुर बना दिया गया। प्रयागराज, रांची, देवबंद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, हावड़ा, अहमदाबाद, वडोदरा, हैदराबाद, सोलापुर, कितने नाम गिनाए जाएं। हर जगह से करीब करीब एक ही तरह की तस्वीरें सामने आई। हर जगह बवाल हुआ, हर जगह पत्थर चले, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और पुलिस को निशाना बनाया गया। क्या अब जुमे के दिन यही होगा? क्या अब शुक्रवार को कर्फ्यू वाली सिचुएशन होगी? क्या हर शुक्रवार को अलग अलग शहरों के दंगाई कंपटीशन करेंगे? 6 दिन बाद फिर शुक्रवार आएगा, 6 दिन बाद फिर नमाज होगी, लेकिन इबादत के इस दिन को क्या कुछ लोग फिर बदनाम करने की कोशिश करेंगे? आखिर वो कौन लोग हैं जो जुमे के दिन को बदनाम करना चाहते हैं? वो लोग कौन हैं जो लगातार देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आज कुरुक्षेत्र में इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले आपको इस वक्त का अपडेट दे देते हैं। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में सीएम हिंसा के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम की इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी डीएम और एसपी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम योगी कई बड़े निर्देश दे सकते हैं। तो सीएम योगी की मीटिंग से पहले ही उत्तर प्रदेश में दंगाइयों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। यूपी में अब तक 230 दंगाई गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि दंगे वाले इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए टीम बनाई गई है। दंगाइयों के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। एक एक दंगाई पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई है। सहारनपुर में 65 दंगाइयों को अरेस्ट किया गया है। उपद्रव में शामिल 2 आरोपियों के घर बुलडोजर भी चला है। और इसी बीच महाराष्ट्र से भी एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 एफआईआर दर्ज की हैं। कल महाराष्ट्र में 117 जगहों पर प्रदर्शन किया गया था। सोलापुर में 7,500 से ज्यादा लोग जमा हुए। नवी मुंबई में 2000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। इसी तरह औरंगाबाद और परभनी में भी करीब 800 लोग विरोध जताने के लिए जुट गए थे। तो महाराष्ट्र में भी अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस बीच कल पश्चिम बंगाल में भी जबरदस्त हिंसा देखने को मिली थी। बंगाल में हावड़ा के कई इलाकों में बवाल मचाया गया, आगजनी की गई, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई। बंगाल में नौबत सेना उतारने तक पहुंच गई। आज इस मामले में हावड़ा के पुलिस कमिश्नर सी सुधाकर और हावड़ा के रूरल एसपी सौम्या रॉय को निलंबित किया गया है। हावड़ा के उलुबेरिया में धारा 144 को 15 जून तक बढ़ा दिया गया है। हावड़ा पुलिस ने अब तक कल रात से 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, हर एक शहर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस कंट्रोल कर रही है और माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ विनोद बंसल साहब हैं, प्रवक्ता वीएचपी, ऋषि बागरी राजनीतिक विश्लेषक, शुभी खान राजनीतिक विश्लेषक, प्रोफेसर अभिजीत द्विवेदी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ सैयद हसनुल हक भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और इसके अलावा हमारे साथ सलमान खान फाउंडर हैं यूथ करेज फाउंडेशन, एक उनकी संस्था है, इसके फाउंडर है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं शुरुआत, अगर सलमान जी आपके पास पहुंच रही हो तो मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि कल चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हैदराबाद हो, हर जगह हिंसा हमने देखने को हमें मिली। आपकी तरफ से भी प्रोटेस्ट की बातें कही जा रही थी, आपकी संस्था भी कड़े शब्दों में निंदा कर रही है, जो कुछ प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया है। मकसद क्या है इस प्रोटेस्ट का? देखिए, कभी भी जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर इसका जिम्मेदार है। क्योंकि जब कभी भी अगर प्रोटेस्ट अगर निकलता है, चाहे वो परमिशन के बुनियाद पे हो या बिना परमिशन के बुनियाद पे हो, जो परमिशन लेकर अगर निकाला जाता है तो वहां पर या तो पुलिस के तरफ से जबरदस्ती की जाती है, जब जाकर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। अगर कोई गैर जरूरी अगर नारे लगाता है, किसी के रामनवमी का अगर जलसा हो
या कोई अगर दूसरा शोभा यात्रा हो, तो कोई मस्जिद के मीनार पे अगर चढ़कर अगर झंडा लगाने की बात होती हो, या हाथों में तलवार लेकर अगर लोगों को एक दहशत, एक माहौल बनाने की जो है ना एक हरकतें की जाती हो, तो मैं समझता हूं कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाली बात ही होगी। अब ये पत्थर की बात, ये जो है ना, ये जो पत्थर वाली बात जो बात हो रही है, ये पत्थर वाली बात देखिए, अगर किसी इंसान के ऊपर, अपने जान के ऊपर जब आ जाती है, तो जब कोई सामने वाला कोई लाठी बरसाता है, कोई तलवार निकालकर अगर उसको डराता है, तो मैं कोई इंसान होते हैं, कोई पत्थर उठा लेता है उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए। नहीं, सलमान खान जी, मुझे आप ये बता दीजिए, ये कौन लोग हैं जो तलवार से डरा रहे थे उन लोगों को जो नमाज पढ़ने गए थे और एकाएक उनके हाथों में पत्थर आ जाते हैं? ये क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं आप? सुनो, मैं जस्टिफाई करने की कोशिश तो नहीं कर रहा हूं, मैं हर यात्रा की बात कर रहा हूं। सिर्फ आप जुम्मे की इबादत को निशाना मत बनाएं। ऐसे भी आप वीडियोस देखें आप सोशल मीडिया पर, जहां पर मीनारों के ऊपर गेरुआ झंडा लगाते हैं, तो ये लोग कौन है? इबादत गाहों को टारगेट करते हैं, तो ये लोग कौन होते हैं? तलवारों को हाथ में रखकर लोगों को डराते हैं, तो ये लोग कौन होते हैं? तो ये मेरा मुतालिबा है, सिर्फ जुमे को आप लोग टारगेट ना बनाएं, मस्जिदों को टारगेट नहीं, ना कोई बनाएं। टारगेट नहीं बना रहा। सलमान जी देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि कोई टारगेट नहीं बना रहा। जिस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, हमने 3 जून को देखा कि कानपुर से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद कल जो हुआ, आप निंदा नहीं करेंगे उसकी? आप बताइए मुझे, पत्थर फेंकने की जरूरत क्यों आ गई अपने ही देश के लोगों पर, अपने ही देश की पुलिस पर? अच्छा, अपनी ही जब देश की पुलिस जब अपने ही मुल्क के नौजवानों के ऊपर गोलियां चलाती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो कल गोलियां चल रही थी, आप ये कह रहे हैं कि कल गोलियां चलाई जा रही थी पुलिस की तरफ से बेवजह? तो गोलियां चलाने का मकसद मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि गोलियां चलाने का मकसद क्या है? गोलियां चलाई कब जाती? गोलियां किसके ऊपर चलाई जाती है? नहीं, क्या हमारे ही पतन के लोगों को मतलब निशाना बनाया जाता है? नहीं सलमान, आप क्या कह रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं गोलियां चलाई गई, इस वजह से पत्थर चलाए गए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अपने ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आप पत्थरबाजी को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है। इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए, कोई भी पत्थर फेंके, कोई भी गोली चलाए, अगर प्रोटेस्टर्स के, अगर हमारे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके हाथ में अगर एक तलवार बता दो, या एक कोई डंडा बता दो, कोई एक ऐसा हथियार बता दो जिससे कि मिलिट्री को नुकसान हो। अरे सलमान जी के शोभा यात्रा हो, सुनिए आप, राम जो है ना, राम का कुछ यात्रा हो, तो उसमें मैं हजारों ऐसे आपको विजुअल बता दूंगा जिसके अंदर गैर जरूरी नारे लगे। अरे उस पर भी चर्चा कर लेंगे सर, लेकिन जो कल हुआ उस पर तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी ना। यही तो कह रहे हैं कि एक ऐसा मैसेज दे दीजिए, एक ऐसा संदेश दे दीजिए कि शांति बन जाए, अमन चैन आ जाए इस देश में। ये जो हो रहा है ये ना हो। बहरहाल और भी मेहमान है मेरे साथ, मैं आपके पास आऊंगी। मैं शुभी खान जी आपके पास आ रही हूँ। ये आप सुन रहे होंगे कि सलमान जी किस तरीके से बात रख रहे हैं, अपने तर्क रख रहे हैं कि पुलिस की जो तैनाती की गई थी, पुलिस ने जिस तरीके से वहां पर ज्यादती की, उसी का ये रिफ्लेक्शन था, उसी का ये आंसर था कि हाथों में पत्थर आ गए। जी, सबसे पहले तो मैं सलमान जी को ये कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है कि आप नेशनल टीवी पर बैठकर अपनी बात रख पा रहे हैं। तो आप लोग ये क्यों चाहते हैं कि मुसलमान समाज के वो बच्चे जिनको शायद अल्लाह ने इतना नहीं नवाजा है, वो हमारी तरह प्रिविलेज्ड नहीं है, उनके हाथ में पत्थर आए, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगे, आज वो पत्थर उठाएं, कल वो चाकू उठाएं, परसों वो तलवार उठाएं, फिर वो AK-47 उठाएं, फिर वो एक समय आए कि अपने अंदर बॉम्ब बांध के और सुसाइड बॉम्बर बन के फट जाए। ऐसा भविष्य मुसलमान बच्चे का आप लोग क्यों चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज मुसलमान को अपनी लीडरशिप रीथिंक करनी पड़ेगी कि हमने अपने बच्चों का भविष्य, अपने मजहब की बागडोर ऐसे मौलानावाद के हाथ में दे दी है, जो हमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र तो नहीं समझाते हैं, लेकिन पैगंबर के नाम पे हमें लड़ने के लिए हिंसक जरूर बना देते हैं। ये सब जो देख रहे हैं ना हम टीवी स्क्रीन पर, ये गुस्ताखे रसूल के लिए नहीं हो रहा है, ये रसूल के सम्मान के लिए नहीं हो रहा है। एक्चुअली में गुस्ताखे रसूल ये हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद तो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाले की भी तबीयत पूछने जाते थे। हजरत अली के सर पे तलवार से जिसने आक्रमण किया था, उन्होंने आक्रमणकारी के लिए बोला था कि जाओ जाके उसको शरबत पिलाओ। इस्लाम का वो चेहरा आप लोग, या मैं अपने आप को भी कहती हूँ, हम लोग मुसलमान बच्चों के सामने लाने में असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं।
कहां जा रहा है इन बच्चों का भविष्य? भारत से ज्यादा सुरक्षित देश आपको पूरी दुनिया में कहीं मिलेगा? चलिए, यहां तो आप कह रहे हैं आपके साथ हिंदू अत्याचार कर रहा है, आपके साथ बीजेपी आरएसएस अत्याचार कर रही है। सीरिया में कौन अत्याचार कर रहा है आपके साथ? अफगानिस्तान में कौन अत्याचार कर रहा है? पाकिस्तान में कौन अत्याचार कर रहा है? इस्लामिक स्टेट्स में फिरका परिस्थिति के नाम पे मुसलमान ही ठीक है शुभी खान जी, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हसनुल साहब, आप जरा बताइए, आप जरा समझाइए, जो शुभी खान जी कह रही हैं कि चाहते नहीं है कुछ लोग कि जो मुस्लिम बच्चे हैं उनके हाथों में किताबें आए, उनके हाथों में कलम आए, बल्कि उनके हाथों में पत्थर थमा दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जुमे के दिन को, इबादत के दिन को बदनाम किया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले इंडिया टीवी के माध्यम से तमाम हिंदुस्तान के नौजवान, जो तमाम लोग हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के उनसे अपील करना चाहता हूं, उग्र प्रदर्शन ना करें, शांति बनाए रखें। देश को हमें खुशहाल बनाना है, गुलिस्ता बनाना है, ना कि हमें देश को बर्बाद करना है। मैं फिर से गुजारिश करता हूं, अमन और अमान बना के रखें। मैं इस शेर के साथ अपनी बातों को शुरू करूंगा। इस दौरे सियासत का बस इतना फसाना है, इस दौरे सियासत का बस इतना फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। महात्मा गांधी के देश में धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी करने का मसला हो या फिर उग्र प्रदर्शन करने का मसला हो, ऐसी हरकतें देश में बिल्कुल बर्दाश्त करने के लायक नहीं। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फेसबुक पर लीची की पोस्ट कर धर्म विशेष की आस्था को आहत करने की बात हो, या एक प्रोफेसर के द्वारा शिवलिंग और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के खिलाफ टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी करने का मसला हो, उसके खिलाफ हूं मैं, और उस पर पुलिस की कार्रवाई हुई और पुलिस की कार्रवाई के मैं साथ हूं, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन अब आपको क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। मैं चंद मिनट में अपनी बातों को रखूंगा, कोई इंटरप्ट ना करे कृपा कर। क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। नुपुर शर्मा डिबेट में जाती है, धर्म विशेष को का अपमान करती है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल वार्निंग जारी होती है, देश का अपमान होता है और उसे पार्टी से सस्पेंड कर दिया जाता है, क्या कह के? फ्रिंज एलिमेंट बोल के। इसके अलावा उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। कोई कानूनी कार्रवाई ना होने की वजह से प्रोटेस्ट मार्च होता है। कई मुसलमान लड़के, मैं अपनी बातों को रख रहा हूं मैम, प्लीज, मैं लगातार सुन रहा था मैम आपको। नहीं ठीक है, मैं एक सवाल जोड़ूंगी, दरखास्त कर रहा हूं मैडम, मैं बस एक सवाल जोड़ूंगी, फिर आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरा सवाल प्रोटेस्ट को लेकर नहीं था, आप प्रोटेस्ट करिए। अगर आपको किसी चीज को लेकर परेशानी है, आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन उस प्रोटेस्ट की आड़ में देश को नुकसान पहुंचाना, आप बताइए हक साहब, ये कहां तक जायज है? इस देश के कानून पर क्या भरोसा नहीं रहा? मैम अपनी बातों को मैं रख रहा था, उसी पे आ रहा था मैं टॉपिक पे। लगातार सब लोगों ने, वक्ताओं ने बोला, इससे पहले भी 2 वक्ताओं ने बोला, मैं खामोश सुन रहा था। कृपा करके मुझे कहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बोलने देगी। फ्रिज एलिमेंट बोल के, इसके अलावा उन पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, ठीक है? और मुसलमान कई लड़के शहीद होते हैं। अब आप मुझे, अरे कृपा करके सर, अरे आतंकवादी संगठन से आप वीएचपी से मत बोलिए कृपा करके। अरे एफआईआर आतंकवादी संगठन से आप मत बोलिए, आतंकवादी संगठन से मत बोलिए। हसनुल हक साहब, आप इतनी कृपा करके नहीं बोलिए आप, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं आपके मसलों पर इंटरप्ट करूंगा। मैं अपनी बात को रख रहा हूं। डिबेट में आए हैं तो इतनी जल्दी इंपेशेंट मत होइए सर। मैं आपसे सवालों के जवाब मैं मांग रही हूं। बहरहाल ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहुंचा देते हैं। सहारनपुर हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें साफ साफ लिखा है कि हिंसा के दौरान तमंचे चलाए गए, पुलिस पर तमंचे से फायरिंग हुई, भीड़ में शामिल दंगाई तमंचा लेकर आए थे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सहारनपुर में ये बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि जो लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे उनके पास तमंचे थे और तमंचे से पुलिस पर फायरिंग की गई है। उसी भीड़ में, जिस भीड़ से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जिस भीड़ में पत्थरबाजी की जा रही थी, उसी भीड़ से कुछ तमंचे भी उन लोगों के पास थे और उन तमंचों
से पुलिस पर फायरिंग की गई है। अब यह प्रोटेस्ट का जो तरीका है वो सवालों के घेरे में खड़ा आता है, क्योंकि संविधान आपको हक देता है इस देश में प्रोटेस्ट करने का, देश की डेमोक्रेसी आपको हक देती है। लेकिन उसी प्रोटेस्ट की आड़ में अगर देश में अमन चैन को बिगाड़ा जाएगा, अगर देश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा जाएगा, देश की शांति के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो फिर सवाल खड़े होंगे। आप देख लीजिए साफ तौर पर जो खुलासा पुलिस ने किया है कि तमंचों से फायर किया गया है, जिससे पुलिस वालों को पीछे किया जाए। पुलिस वाले भी कई घायल हुए हैं, कई जगहों से हमने तस्वीरें भी आपके सामने रखी हैं। बाल बाल बचे हैं पुलिस वाले, ये इसमें बताया गया है, खुलासा किया गया है। हसनुल हक साहब, फिर आप कहेंगे मैंने आपको मौका नहीं दिया। देखिए कितना बड़ा खुलासा हुआ है, और जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट करिएगा क्योंकि बाकी मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। जी मैम, शुक्रिया आपका। आप मुझे ये बताइए कि नुपुर शर्मा पे नेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूएपीए एनएसए क्यों नहीं लगाया गया? अगर लगाया जाता, जैसे उमर खालिद पे यूएपीए लगाया, एनएसए लगाया गया, वैसे क्यों नहीं लगाया गया? ऐसे लोगों पे जो फ्रिंज एलिमेंट है, जिनसे सरकार पल्ला झाड़ रही है, जो सरकार के प्रवक्ता थे उनसे पल्ला झाड़ रही, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो? नासूर थी वो, उसको आप है अरेस्ट करवाते, जेल भेजते उसे, जो देश को एकता अखंडता को तोड़ने का भाषण, अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, उसको जेल भेजते आप है। आप कोई ऐसा प्रोटेस्ट होता ही नहीं है। मैंने पहले कह दिया कि मैं उस प्रोटेस्ट जो भी हुआ, इस तरीके का उग्र प्रदर्शन हुआ, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं उसके साथ नहीं खड़ा हुआ हूं। लेकिन जो प्रोटेस्ट जो लेकिन आ रहा है ना हसनुल हक साहब, यही लेकिन, देखिए सर, यही जो लेकिन है ना, यही गलत संदेश दे रहा है और इसी वजह से लोग भड़क भी रहे हैं। आपकी बात आ गई सर, मैंने साफ कर दिया, मैंने न्यूज के माध्यम से मैंने कह दिया, बिल्कुल सही है सर, न्यूज के लोगों को, देश के लोगों को संदेश दे दिया। बिल्कुल आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। अब मैं जरा और मेहमानों के पास चली जाती हूँ। प्रोफेसर अभिजीत जी, आप जरा बताइए, जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और जो बातें अभी हक साहब ने भी रखी कि पहले से ही कार्रवाई हो जाती है, हालांकि वो बात अलग है कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है नुपुर शर्मा पर और कार्रवाई भी कर दी है, पार्टी ने भी कार्रवाई कर दी है, उसकी आड़ में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन होना, ये कहां जा रहे हैं हम, देश को किधर लेकर जा रहे हैं? जी, सबसे प्रथम मैं कहना चाहूंगा कि इसके दो पक्ष हैं। पहला एक है विधिक पक्ष कि जो है लीगली क्या होना चाहिए, और दूसरा पक्ष है कि एक समाज के तौर पर हमें इसे कैसे देखना चाहिए। आज का बहाना, मैं पहले सामाजिक तौर पर आता हूं, आज का बहाना नुपुर शर्मा है, कभी का बहाना स्वामी श्रद्धानंद जी हुए, कभी जो है महाशय धर्मपाल हुए, कभी बहाना जो है किशन बोलिया हुआ, कभी हर्ष हुआ जो है महाराष्ट्र कर्नाटका का। तो ये बहाने बदलते रहते हैं, पर सच्चाई वही रहती है कि वायलेंस जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जहां तक लीगल पक्ष का बात है, जो उनके ऊपर जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन धाराओं में मुकदमों में अरेस्ट होता ही नहीं है। 100 जो अमरीश कुमार का जजमेंट है उसमें बोला है 7 साल से कम की सजा का ऑफेंस है, तो उसमें अगर जो है वो लोग कॉपरेट नहीं कर रही हैं, उनको नोटिस दिया जाएगा, अगर वो उसमें सम्मान का जवाब नहीं देती हैं, तब आप उन पर कार्रवाई करेंगे। नुपुर शर्मा ने सही बोला, गलत बोला, ये कोर्ट में तय होगा। अगर नुपुर शर्मा जी ने गलत बोला तो नुपुर शर्मा जी पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोर्ट से होगी। वो जो है खुतबे में नहीं तय होगा कि जो है कि जो है सर तन से जुदा कर दिया जाए। जहां तक वायलेंस का सवाल है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब किसान आंदोलन हुआ उस पर जजमेंट दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है, उस एप्लीकेशन के बाद उसके ऊपर जो है वहां पर जो एसडीएम होते हैं, वहां की जो पुलिस होती है वो उस पर आपको परमिशन देती है, वो सब नहीं हुआ। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक आध दो जगह घटनाएं घट गई। आज जो है अभी जब रामनवमी था तब हमने देखा कि बहुत जगह वायलेंस हुआ, तब ये कहा गया कि हिंदुओं ने इस प्रकार के कमेंट किए, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अभी क्या था, अभी आप कहते हैं कि जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन झारखंड में किसकी सरकार थी, झारखंड में या महाराष्ट्र में कौन सी सरकार थी? वहां तो आप कह रहे हैं पुलिस हमला कर रही है। अभी बोला था फाउंडेशन फॉर यूथ, ये सलमान खान जी ने बोला कि पुलिस हमला कर रही है। जरा आप दिखाइए कि महाराष्ट्र में कौन पुलिस हमला की थी जिसके ऊपर जो पत्थरबाजी की गई। रांची में कौन सा पुलिस ने हमला किया कि उस पर आपने पत्थरबाजी की? ये जामिया मस्जिद के जो इमाम है वो खुद कह रहे हैं कि हमने इस तरीके किसी प्रोटेस्ट की कॉल नहीं दी थी, फिर वहां वो कैसे हो रहा था? इसके अलावा मैं एक पक्ष और कहना चाहूंगा कि देश में जो भी तय होगा वो संविधान की किताब से होगा, ये देखना होगा हमें, व्यवस्था से नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए देखना होगा हमें अभिजीत जी कि देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, लेकिन अगर प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो उस प्रोटेस्ट का एक तरीका होना चाहिए। तो कुरुक्षेत्र में बड़ी बहस लगातार जारी है। इस बीच सहारनपुर में दंगे के दौरान कैसे भीड़ जमा हुई, इसकी एक्सक्लूसिव सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर इस भीड़ में शामिल दंगाइयों को देखिए, कैसे भीड़ ने हमला शुरू कर दिया है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इसी के आधार पर अब छानबीन की जा रही है। आज इस मामले में योगी सरकार ने अपना एक्शन भी शुरू कर दिया है। अभी कुछ दंगाइयों के मकान बुलडोजर से ढाए गए हैं। सहारनपुर के एसएसपी आकाश तोमर इस कार्रवाई को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं।
देखिए, सहारनपुर प्रशासन द्वारा डेवलपमेंट अथॉरिटी, मजिस्ट्रेसी, रेवेन्यू की टीम और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की और पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसमें जो कोई भी इलीगल प्रॉपर्टीज़ थी जो अक्यूज्ड हैं इसमें नमाज के बाद वाले इंसिडेंट में, तो उसमें कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, जिसमें से 2 अरेस्टेड अक्यूज्ड हैं, जिसमें से एक मंडी क्षेत्र का रहने वाला है और एक कोतवाली देहात क्षेत्र का रहने वाला है। तो दोनों के ही रेसिडेंशियल जो प्रमाइसेस थे वो इलीगल थे, विदाउट एनी परमिशन थे, तो उनके खिलाफ बुलडोज़र से कार्रवाई की गई है। और भी हम लोग इसमें से आइडेंटिफाई कर रहे हैं अक्यूज़ की अरेस्टिंग के लिए, और इसके अलावा जितने भी इलीगल हम लोगों को चीज़ें मिलेंगी, नॉट ओनली रेजिडेंशियल प्रेमिसेस या कोई भी लीगल चीज़ मिलेगी, तो सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेटेड एक्शन उनके खिलाफ लेंगे। इसके अलावा जो कोतवाली में इंसिडेंट हुआ, जिसमें जामा मस्जिद से लोग निकलकर घंटाघर की तरफ एक जुलूस के फॉर्म में गए, वहाँ पर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया था और बीच में कुछ लोगों ने मार्केट भी बंद कर दिया था। तो इसी क्रम में हम लोग उस केस में NSA भी लगाने जा रहे हैं, और कुल मिला के अब तक 64 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है। मोर देन 200 हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनकी भी शीघ्र हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। सर, NSA कितने लोगों के ऊपर लगा है? देखिए, टोटल 48 लोग अरेस्ट हुए हैं। जिस केस में हम लोग NSA लगा रहे हैं उसमें जो एक्चुअल ग्रीवियस ऑफेंडर्स होंगे उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनके ऊपर NSA की कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल ये है कि अब तक जितने गिरफ्तार हुए हैं उसमें आप लोगों को क्या पता चला है कि कितने लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो इलीगल है या फिर? देखिए, एक टीम हम जिला प्रशासन द्वारा बना दी गई है, जिसमें हम लोग नॉट ओनली इलीगल प्रॉपर्टीज़, बाकी सारी चीज़ें भी हम लोग देख रहे हैं, उनके बारे में उनका पूरा बैकग्राउंड स्टडी कर रहे हैं। अगर कोई भी इलीगैलिटी उसमें पाई जाएगी तो संबंधित विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन ये किस तरीके की साजिश इस देश में रची जा रही है, इसी को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं विनोद बंसल जी। आप जरा बताइए, आप इस चर्चा को पूरी तरीके से सुन रहे हैं, ये देश में कौन भड़का रहा है, क्यों भड़का रहा है कि विशेष वर्ग को, और ये पत्थरबाजी क्यों हो रही है? प्राची जी, मैं न सिर्फ सुन रहा हूं बल्कि झेल भी रहा हूं। मैं देखिए, संपूर्ण देश इस बात को झेल रहा है कि ये कौन लोग हैं, आखिरकार किस मानसिकता से ग्रसित हैं और ये क्यों कर रहे हैं। आप देखिए, जो बात जिस बात को लेकर के बार बार एक महिला का नाम आता है, नूपुर शर्मा का, जो बात उन्होंने कही वही बात सेम क्या जाकिर नाइक ने नहीं कही थी क्या? लेकिन मैं उसकी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। जाकिर नाइक को फांसी पर लटकाने की बात ये नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई मुकदमा दायर नहीं करेंगे, बल्कि जबकि वो बात कोर्ट इन कोर्ट बाकायदा एक रिलीजियस स्क्रिप्चर को कहकर और उससे पहले किसने भड़काया था? हाँ, मैं नहीं जाता, बिल्कुल मैं नहीं जा रहा, बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। देखिए, उन्होंने सही कहा, गलत किया, ये गलत कहा, इसका निर्णय कौन करेगा? भारत में एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था है, कोर्ट है, प्रशासन है, शासन है, पुलिस है, ये सब पे विश्वास करना चाहिए ना जी। जब रॉयटर्स की बात आती है तब कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, आप न्याय को निर्णय करने दो, इन्वेस्टिगेशन होने दो। तो आखिरकार जो जिस पर आपको ऑब्जेक्शन है उस पर भी तो कोई निर्णय कानूनी करेगा या भीड़ तंत्र के द्वारा निर्णय होगा? आप मुझे बताइए, शरीयत के अनुसार तो निर्णय नहीं होगा भारत के अंदर। भारत में एक संविधान है, एक न्याय तंत्र है, उस न्याय तंत्र का इंतजार करिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आमिर अजमल कसाब, जिसको संपूर्ण दुनिया ने देखा गन चलाते हुए, निहत्थे लोगों को मार रहा था वो, और फिर उसके बावजूद भी भारत ने उसको पकड़ा और उसको कानूनी मदद दी, रात को 3:30 बजे तक कोर्ट को जगाया और ये इंश्योर किया कि किसी तरह से कोई अन्याय उसके साथ ना हो जाए। लेकिन एक महिला जो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की प्रवक्ता रही है, जिम्मेदारी के साथ अगर उसने कोई बात की तो उसकी बात को भी तो सुनना चाहिए ना। कोई न्याय की व्यवस्था कोई हमारे यहाँ है, कोई भीड़ तंत्र से न्याय थोड़ी होगा। आप मुझे बताइए, ये तो वो लोग हैं जो कि सुबह घर से निकलते हैं, फांसी का फंदा लेके निकलते हैं और किसी भी काफिर के गले में डालने की कोशिश करते हैं। ये नहीं चलेगा भारत के अंदर। लाजमी है और भीड़ तंत्र पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं तौसीफ खान जी, जो सवाल खड़े कर रहे हैं विनोद बंसल जी, कि क्या इस देश में नहीं प्राची एक बात और जी बोलिए विनोद बंसल जी, जल्दी से बात कंप्लीट करिए, फिर मैं कहता हूं क्या इस देश में क्या मैं ये कहना चाहता हूं, आखिरकार ये जो मस्जिद हैं, मदरसे हैं, ये आस्था के केंद्र हैं या कोई जिहादियों के अड्डे हैं?
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक के बाद एक जब भी कोई जुम्मा आता है और उसके बाद हसनुल हक साहब, हसनुल हक साहब, आखिरकार क्यों हो जाता है ये? हसनुल हक साहब, इनके अंदर क्या पढ़ाया जाता है? साहब, आप मस्जिद के मर्यादा अंदर रखिए आखिरकार डिबेट क्या की, पढ़ाया जाता है? मर्यादा रखिए। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, जी विनोद बंसल जी, शब्दों की मर्यादा रखेंगे तभी डिबेट हो पाएगा। तौसिफ खान जी, तौसिफ खान जी, जो आरोप लगाए विनोद बंसल जी ने, जो एक बड़ी बात कही वो ये कही कि कानून से चलेगा ये देश, कानून पर भरोसा नहीं है कि देश का कानून कार्रवाई करेगा। क्यों पत्थर लेकर निकाल दिए जा रहे हैं लोग, क्यों बच्चों को कवर बनाया जा रहा है, क्यों बच्चों को आगे कर दिया जा रहा है? देखिए, विनोद बंसल जी आ गई सर, आपकी बात आ गई। मेरे दूसरे मेहमान इस वक्त बोल रहे हैं सर, एक एक करके बोलेंगे सब। तौसिफ खान जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है और उसके लिए हम दोष भी किसे दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ तो स्कूल ही नहीं गए। बंगाल में वहां पे देखिए जो घरों को तोड़ने का जो काम है, डिमोलिशन का जो ऑर्डर है, वो कोर्ट देता है ऑर्डर। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर कॉलोनी के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है तो उस कॉलोनी में जितने भी सारे अवैध घर हैं उनको तोड़ने का एक ऑर्डर कोर्ट निकालता है। ऐसा नहीं होता है कि आप चुन चुन के लोगों को पनिश करने के लिए उनका घर जाकर के तोड़ देंगे। ये काम तोड़ने का ऑर्डर कोर्ट देता है, ये पुलिस या वो चीफ मिनिस्टर नहीं देते। मैं जो सवाल पूछ रही थी शायद वो सवाल अब तक नहीं पहुंच पाया। ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं रह गई है पब्लिक है। तौसिफ खान जी, बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं रह गई है, कल तो पूरे देश में हिंसा हुई है। मेरा तो सवाल ये है कि ये कौन भड़का रहा है लोगों को? अन्याय हो रहा है जिसके वजह से लोग, पूरा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है, बीजेपी जो है वो तौसिफ खान जी, आप सवाल नहीं समझ रहे हैं सर। हावड़ा में आप सवाल नहीं समझ रहे हैं। हावड़ा में हुआ, रांची में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, हैदराबाद में हुआ। नहीं, ममता बनर्जी ने भी यही सवाल उठाया है कि देश में गंदगी मचा रहे हैं बीजेपी, तो पूरा देश क्यों उसके लिए भुगते? पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। गंदगी मचा रहे हैं बीजेपी शासित राज्य, बीजेपी के मस्जिद में बोलने दीजिए। विनोद बंसल जी प्लीज बोलने दीजिए। ने पूछा है कि भाई क्यों सारे देश का माहौल खराब? हसनुल हक साहब, बोलने की तमीज ये आप नहीं तय करेंगे कि इस डिबेट में किसको रहना है किसको नहीं रहना है। आप सर लगाने का काम नहीं, हसनुल हक साहब, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। अरे बात कीजिए ना मुद्दे की। अरे टॉपिक पे बात नहीं की हसनुल हक साहब, चलिए ठीक है ना। प्रवक्ता विनोद बंसल है ये। हसनुल हक साहब, अगर इतने इम्पेशेंट होंगे तो फिर डिबेट में किसी की बात नहीं आ पाएगी। पर्सनल कमेंट क्यों करने लगते हैं आप लोग सब? डिबेट की मर्यादा बनाए रखिए सर। आप उनको भी टोकिए, मैं उनको भी टोक रहे हैं। आप सुनना चाहेंगे तब तो। अरे तौसिफ खान जी, डिबेट में पत्थर मत फेंको भाई। विनोद बंसल जी शांत हो जाइए। देखिए हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये न्यूटन ने भी बताया था और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बताया था। आज प्रधानमंत्री को जरूरत है कि वो अपनी चुप्पी तोड़े और इस विषय में, इस मुद्दे में एक स्टेटमेंट दे, जो कि कांग्रेस के नेता आते हैं बंगाल से, सुधीर चौधरी ने, उन्होंने भी ये बात कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रधानमंत्री को एक स्टेटमेंट देना चाहिए। ममता बनर्जी ने मांग किया है कि बीजेपी जो है वो क्यों नहीं, मुझे एक सवाल, मैं तौसिफ खान जी, मेरा सवाल तो देश के कानून को लेकर था, है ना सर? मेरा सवाल तो देश के कानून को लेकर था कि आप देश के कानून को नहीं मानेंगे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश, बंगाल, इन सब से अगर कंपेयर करेंगे तो इस चर्चा का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। चर्चा का निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। ऋषि बार्गी साहब, आप जरा बताइए, आप इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं, ये जो देश में हालात पैदा हो रहे हैं, कौन है जिम्मेदार? नहीं, देखिए, आपको ये चीज समझना पड़ेगा, नुपुर शर्मा ने अगर कुछ गलत कहा है तो उसको उसके पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। उसने लिखित माफी भी मांगी है, उसके ऊपर एफआईआर भी हो गया है, मामला कोर्ट में है। आपको कोर्ट को एक टाइम देना पड़ेगा कि कोर्ट उनकी बात सुने, उनकी दलील सुने और ये तय करे कि इनके होली स्क्रिप्चर में उन्होंने जो बात बोली है वो है भी कि नहीं है, और क्या उन्होंने अपने मन गढ़ंत बात बना के दी है
कि वो एक्चुअली ये चीज एग्जिस्ट करती है, तो वो एक अलग तौसिफ खान जी एक एक करके बोल रहे हैं ना, मुझे सुनने दीजिए क्या बोल रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड ये तौसिफ जी क्यों बोल रहे हैं। मैं तो तौसिफ खान जी आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या सर? आप सुनना नहीं चाह रहे हैं तो बोलने दीजिए, जरा बोलने दीजिए, मैं सुन अच्छा, क्या बोल रहे हैं मेरे मेहमान। एक चीज बताइए, आई मीन जब कानपुर में जब बिजनेस समिट चल रहा था तब आपने दंगे किए। उस समय जब समिट चल रहा था उस समय रोजगार की सारी योजना आ रही थी, बड़े बड़े देश के उद्योगपति आए हुए थे जो 80,000 1 लाख करोड़ रुपया का उन्होंने एक रकम से उद्योग बैठाने की बात की थी। उस समय आपने चुना कि आप उस समय जाओ और स्टेट का नाम बदनाम करो और जिससे रोजगार नहीं मिले। रोजगार क्या कोई एक कम्युनिटी को मिलेगा क्या? रोजगार तो सबको मिलना था। सो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, अपनी चीजों पे कुल्हाड़ी मारते हो। अच्छा, रामनवमी का प्रोसेशन होता है तब पत्थरबाजी होती है, आज नुपुर जी के नाम पे पत्थरबाजी हो रही है, कल किसी और के नाम पे पत्थरबाजी होगी। तो ये क्या मतलब, ये क्या शौक हो गया कि आपको एक मौका चाहिए कि पत्थरबाजी, आप कोई भी बात पे, कोई भी छोटी सी बात पे आप पत्थरबाजी करोगे? क्या आप चीज को नहीं समझना चाहते हो? आप क्या इस देश को क्या दंगे की और आग की तरफ झोंकना चाहते हो? कल जो हुआ, कल क्यों हुआ मुझे नहीं समझ में आया। जब सब कार्यवाही हो चुकी है, बाहर के देश, जो बाहर के 57 मुस्लिम कंट्रीज है, वो लोग सेटिस्फाइड है कार्रवाई पे, तो क्या आप उनसे ज्यादा मुस्लिम हो गए हो? आप उनसे ज्यादा हो गए हो? मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती है। सो दे आर कन्विंस्ड एक लॉ इज गोइंग टू टेक इट्स ओन कोर्स। और ये भी नहीं है कि सिर्फ एक नुपुर जी पे क्या कार्रवाई हुई, जिन्होंने शिवलिंग के ऊपर भी किया तो उनके भी एफआईआर पे नाम आए। Everybody has been taken care of. चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं सब कुछ कानून के अंदर होना चाहिए, हाथों में पत्थर उठाना गलत है। होना चाहिए। मैं हक साहब आपके पास आऊंगी, लेकिन इस गुजारिश के साथ मैं आपके पास आऊंगी कि आप शब्दों की मर्यादा रखिएगा सर, तर्कों से बात करिएगा और इम्पेशेंट मत होइएगा सर। डिबेट में आए हैं, ढंग से अपनी बात रखिए, शांति अमन की बात कर रहे हैं। बात सुन लीजिए पहले सर, बात सुन लीजिए पहले, बात सुन लीजिए पहले, बात सुन लीजिए सर। अमन चैन की बात करने आए हैं तो प्लीज अमन चैन से ही बात करिएगा, रखिए अपनी बात। बात पूरी हो गई जी। मैं अमन चैन से ही बात कर रहा हूं, किसी धर्म विशेष पे नहीं किया हमने हमला, ना किसी मंदिर के बारे में बोला, ना किसी मस्जिद के बारे में बोला हमने। लेकिन आप देखिए लगातार इसमें एक भी लोग ने कंडेम नहीं किया नुपुर शर्मा को। आप देखिए देश में जो उग्र प्रदर्शन हो रहा है उसका मुख्य कारण कौन है? नुपुर शर्मा। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, यह मुख्य कारण है, इस पे यह मुद्दा नहीं उठ रहा है। हिंसा का जो नंगा नाच हो रहा है, यह 2014 में इसकी नींव रख दी गई थी। जो भी हो रहा है, शोभा यात्रा के नाम पे पर जो दंगे हुए हों या अभी जो हो रहा है उस पर उग्र प्रदर्शन हो रहा है, यह सब गलत है। इसकी दोनों की मैं मजम्मत करता हूं, निंदा करता हूं। लेकिन सीधी बात यह है कि मंदिर के नाम पे आज जो हुआ, आज जो प्रदर्शन हुआ, ना किसी मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया, ना किसी मंदिर के ऊपर चढ़ के इस्लामी झंडा फहराया गया। ये शांति के साथ किया गया। अभी बीच में ये बोल रहे थे वीएचपी के एक बार हक साहब, अरे यार मैं मंदिर मस्जिद को लेकर सवाल ही नहीं पूछ रही। पुलिस कर्मियों पर हमला कर देंगे, आप बात मंदिर मस्जिद की करेंगे, मैं तो उनको लेकर सवाल पूछ रही हूँ। आप कंडेम कर रहे हैं ना, आप मुझे बताइए हक साहब, आप कंडेम कर रहे हैं, पहले आप क्लियर हो जाइए। आप कंडेम कर रहे हैं जो पत्थरबाजी हुई है उसको कंडेम कर रहे हैं, सिरे से खारिज कर रहे हैं? मैंने दोनों को कंडेम कर रहा हूं। मैं नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को भी कंडेम कर रहा हूं और जो हुआ है देश में जो भी उग्र प्रदर्शन, दोनों को कंडेम कर रहा हूं। पुलिस का काम रक्षा करना है, ना कि गोली चलाना। पुलिस अगर प्रशासन के साथ काम करती, प्रशासन का काम है। फिर कंडेम करने का कोई मतलब नहीं है। आप लाठी चला देते, रबड़ की गोली चलाते, आप गोली चलाएंगे रांची में, रांची में शहीद कर दिया नौजवान। आ गई आपकी बात सर, आ गई। शुभई खान जी आप बात सुन रही हैं, क्या कह रहे हैं हसनुल हक साहब, किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं? यही लोग हैं, ये लोग, ये लड़के लोग हैं, इनके बारे में कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। अच्छा ठीक है, आपकी बात आ गई सर, आपकी बात आ गई हक साहब, पूरा मौका मिला। अब शुभई खान जी। जी देखिए, हमें परिस्थिति को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देखने की जरूरत है। किसी के मुंह से किसी के आराध्य के लिए कुछ गलत निकला, जिसके लिए हमारी भारतीय दंड संहिता में जो धाराएं हैं उनके हिसाब से उन पे मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अगर वो दोषी पाई जाएंगी तो जो भी उन आईपीसी की धाराओं के हिसाब से सजा होगी वो उनको मिलेगी। कोई हिंदू आके या कोई भारतीय आके उनको बचाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ये शरिया से नहीं चलता देश मेरे भाई, सर तन से जुदा नहीं हो सकता। भारतीयों के होते हुए किसी भी भारतवासी का सर तन से जुदा नहीं कर पाइएगा, ये पहली बात है। दूसरी बात, आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर ये सिर्फ नुपुर के कारण हो रहा होता या सिर्फ गुस्ताखे रसूल के कारण हो रहा होता तो यहां पर रुक गया होता।
इससे आगे की साजिश आप लोग नहीं समझ रहे हैं। इसी वक्त पंजाब में प्रो खालिस्तान नारे लग रहे हैं, इसी वक्त कानपुर उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, इसी वक्त वेस्ट बंगाल में हिंसा हो रही है। जितनी भी बॉर्डर स्टेट्स है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण स्टेट्स है, उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी जा रही है, भारत पे आक्रमण करने की साजिश रची जा रही है, और आप यहाँ पर मुसलमान बन के खड़े हैं। अरे भारतीय बन के कम से कम अपने देश के और अपने देशवासियों के साथ खड़े होइए, सही को सही बोलिए और गलत को गलत बोलिए। मैं ये कभी नहीं कह रही हूं कि हिंदू गलत नहीं करता, लेकिन अगर हिंदू गलत करता है तो 1000 हिंदू उसका कान पकड़ के उसको जेल में बिल्कुल शुभई खान जी, ये समझना होगा कि इस देश के संविधान पर भरोसा रखना होगा और इसके कानून पर भरोसा रखना होगा। प्रोटेस्ट करने का अगर अधिकार है तो प्रोटेस्ट करने के तरीके को भी समझना होगा। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए माफी के साथ आप सभी का मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। अभिजीत जी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।